नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे कि आपने कोई जमीन, प्लॉट या मकान खरीदा है और आप उसके पेटे सामने वाले को पैसा भी दे चुके हो, मगर सामने वाला आप रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, यानी कि वो आनाकानी कर रहा है। आपने या तो पूरा पैसा दे दिया है या ज्यादातर पैसा दे दिया है और बार बार उस व्यक्ति से कह रहे हो कि आप रजिस्ट्री करा दीजिए, तो व्यक्ति आनाकानी कराएगा। आज कराते हैं, कल कराते हैं, या कई बार वो मना कर देता है। या कई बार ऐसी स्थिति होती है, उत्पन्न होती है कि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र या पुत्रियां आपके अब रजिस्ट्री नहीं करा रहे। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोच रहे हैं कि कोर्ट के जरिए मुकदमा करवा दें, तो मुकदमा करने से हम रजिस्ट्री हमारे पक्ष में हो जाएगी। तो उससे पहले आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में आपको मुकदमा करना चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको मुकदमा नहीं करना चाहिए। कोर्ट में मुकदमा करो तो किस प्रकार से करना चाहिए, आपके दस्तावेज किस प्रकार से हैं, सारी बातों पर इस वीडियो में हम समझेंगे। ये वीडियो पूरा देखने पर अगर आपके इस प्रकार की समस्या है तो किसी भी प्रकार की आपके मन में फिर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी है या प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है, तो निश्चित रूप से आपने लिखा पढ़ी कराई होगी, ठीक है ना। तो लिखा पढ़ी जो कराई है उसके बारे में, वो लिखा पढ़ी किस प्रकार की, एक तो स्टाम्प पे कराई है या वो सादे कागज पे कराई है, ठीक है, या वो स्टाम्प पे कराने के बाद उसको नोटरी करवाया है, या एक और होता है कि रजिस्टर्ड इकरार किया है। यानी कि आप जो मुकदमा करने वाले हो या आपके सामने वाला जब आपके रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, तो उस संबंध में आपको पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि मेरा मामला किस प्रकार का है। इनमें से किस प्रकार का आपका मामला है, एक तो ये देखना है आपको। दूसरी चीज ये देखनी है, जो आपने पैसा दिया है उसको पैसा तो दिया है ना, हाँ सर दिया, तो कैसे दिया है। एक तो रोकड़ दिया है या फिर ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराया है, या चेक से दिया। ये बातें भी देखना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं पहले बताऊंगा कि किस प्रकार का आपका मामला है और किस प्रकार के मामले में क्या क्या होता है। तो आपको हर बात को समझना बहुत ही जरूरी है। फिर तीसरी बात है, अगर आप उसको पैसा दे चुके हो तो कब्जा, यानी कब्जा किसका है, कब्जा आपका है या अभी तक उसी का है, यह बात भी महत्वपूर्ण है। चौथी बात, समय, जो लिखा पढ़ी कर रही है उसमें समय कितना हुआ है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, उसमें कितना समय है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। यानी कि अपन सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि आपकी लिखा पढ़ी इनमें से किस प्रकार की लिखा पढ़ी, और फिर किस प्रकार की लिखा पढ़ी में कोर्ट में मुकदमा करने से आपको फायदा होगा, किस प्रकार की लिखा पढ़ी में कोर्ट में मुकदमा करने से पहले आपको क्या क्या काम करना होगा, ये देखना। फिर पांचवी बात देखते हैं अपन, गवाह कौन है आपकी। उस लिखा पढ़ी में जो गवाह है, जो एग्रीमेंट किया है, उस लिखा पढ़ी में गवाह आपके हैं या उस व्यक्ति की है। यानी कि वो व्यक्ति क्या बोलेगा, वो व्यक्ति बोलेगा मेरे सामने पैसा दिया है नहीं दिया, यानी कि जो गवाह एग्रीमेंट में है वो आपके पक्ष में है या नहीं, ये भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। फिर छठी बात है कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया है, क्या वो उसका मालिक भी है कि नहीं। यानी कि जब आपको जमीन बेचने के लिए उसने लिखा पढ़ी की, क्या उस समय वो मालिक था। कई बार क्या होता है कि फोर्जरी हो जाती है और जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है वास्तव में वो मालिक होता ही नहीं है, तो सरकारी जमीन होती है, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन होती है और वो अपनी जमीन बचाकर बेचते हैं। फिर बात करते हैं अपन सातवीं बात कि पूर्ण जमीन उसकी है, संपूर्ण,
या उसका हिस्सा है। हिस्सा मतलब एक बड़ा खाता है जिसमें से उसने एक टुकड़ा बेचा है और भी अन्य खातेदार है, क्या इस प्रकार का मामला है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। फिर आठवीं जो बात करते हैं अपन, आपको जो जमीन उसने बेची है क्या अभी भी वो उसी के नाम पे है, यानी कि उसके पुत्र पुत्री के नाम पे तो नहीं चली गई, या किसी अन्य व्यक्ति को तो उसने नहीं बेच दी। या नवा पॉइंट और भी ले सकते हैं आपका कि आपको बेची उसके बाद में किसी अन्य को तो नहीं बेच दी, या जो जमीन आपको बेच रखी है उससे पहले किसी और को तो नहीं बेच दी, यानी पहले और। देखो ये सारे तथ्य आपको देखने के बाद, सोचने समझने के बाद ही मुकदमा कोर्ट में दायर करना, नहीं तो मुकदमा भी करोगे पैसा भी लगाओगे, तो पहले से आप पैसा दे चुके हो और बाद में अगर मुकदमा किसी भी तथ्य में कोई गड़बड़ होने पर आपके पक्ष में मुकदमा नहीं आएगा, तो सबसे पहले बात को समझना बहुत ही जरूरी है। फिर 10वीं बात करते हैं अपन कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है क्या वो जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई है। या जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी, मान लो जमीन आपके पिताजी ने खरीदी या आपके दादाजी ने खरीदी, तो वो क्या जीवित है या उनकी भी मृत्यु हो गई है। यह पॉइंट भी काम कर सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो देखते हैं कि आपने जो लिखा पढ़ी करी है वो किस आधार पर करी है। 10 पॉइंटों पे, 10 ही 10 पॉइंटों पे कोर्ट में चर्चाएं होंगी, कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठेंगे। अगर आपके पक्ष में जो पॉइंट नहीं है और तो फैसला सामने वाले के पक्ष में चला जाएगा, और आपके पक्ष में अगर जो पॉइंट है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि फैसला आपके पक्ष में कब आएगा। एक साधारण सा जो कानून बताता हूं मैं, कि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है वो उसका मालिक है, जब बेची तब मालिक था। उसने जो आपके लिखा पढ़ी करी है, लिखा पढ़ी में उसने बेचना लिखा, ठीक है, और आपने उसको पैसा दे दिया है, तो आप कोर्ट के जरिए रजिस्ट्री करा सकते हो। कोर्ट के जरिए दो तरीके हो गए। कोर्ट एक तो उसको पाबंद करेगी कि आप रजिस्ट्री कराओ, दूसरा कोर्ट खुद करवा देगी। ये भी अपन समझेंगे इसमें। कोर्ट उसको कहने के बाद भी अगर वो रजिस्ट्री नहीं कराता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में उसको जेल भी आप भिजा सकते हो। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ पैसा लेकर रजिस्ट्री नहीं कराया, धोखाधड़ी की, उसे कोर्ट के जरिए आप रजिस्ट्री भी करा सकते हो, उसको जेल भी भिजा। मगर आपको ये बात समझनी जरूरी है कि परिस्थिति क्या है। एक जो परिस्थिति और मैंने नहीं लिखी है, 10 लिख दी, 11 और लिखता हूं मैं। ये एग्रीमेंट को कितना समय हो गया। कई बार समय ज्यादा होने पर या नहीं समझने पर मुकदमा खारिज हो जाता है। अब जो आप बात करते हैं, चलो एक एक पॉइंट को शॉर्ट में समझते हैं कि जो लिखा पढ़ी आपने करवाई है, अगर आपने रजिस्टर्ड इकरारनामे से कराया, रजिस्टर्ड इकरारनामा जैसे रजिस्ट्री होती है ना, वैसे तहसील में जाकर ही एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होता है, उससे कराया है, तो आप जो मुकदमा करोगे 100% आपके जीतने के चांस है और जल्दी हो जाएगा। स्टाम्प पे नोटरी कराया है, सादे कागज पे लिखा है, केवल स्टाम्प पे लिखा है, नोटरी नहीं कराया है, इस प्रकार की अगर कोई परिस्थिति है तो भी आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। यह बात आपकी चलेगी, ठीक है ना। किंतु इसमें आपको कुछ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी वकील साहब? पेनल्टी तय होती है कि आपका स्टाम्प कितने रुपए का आपने प्रयोग में लिया, समय कितना हो गया है और जमीन की वैल्यूएशन क्या है। उस हिसाब से कोर्ट आपको पेनल्टी भरने के लिए बोलेगी कि भाई आप पहले जाओ, पंजीयन मुद्रांक में आपकी जो पेनल्टी है वो भर के आओ, फिर डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करो, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाएगा। जो रजिस्टर्ड इकरार है उसको तो सीधा पढ़ा जाएगा, और रजिस्टर्ड इकरार नहीं है, सादे पेपर पे या स्टाम्प पे या नोटरी करा लिखा है, तो उसको कोर्ट तभी पढ़ेगी जब उसकी आप पैसा गवर्नमेंट में जमा करा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर लिया है, एग्रीमेंट कर, अब करने वाले हो तो कोशिश करें कि रजिस्टर्ड इकरार ही कराएं, ठीक है।
फिर बात आती है अपने को, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, अभी मुझे याद है, ये जो आपने लिखा पढ़ी करी ना, इसकी क्या शर्तें हैं, ये 12 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना, कि शर्तें क्या है। अगर ऐसी शर्तें सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी शर्त कि मैं इतने समय में पैसा नहीं दूंगा तो एग्रीमेंट कैंसिल माना जाएगा, और आपने समय पे पैसा नहीं दिया है और आप फिर कोर्ट में जा रहे हो तो आपकी गलती आएगी, तो आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और आप रजिस्ट्री कराने के हकदार नहीं होंगे। या कोई ऐसी शर्त लिख दी कि आप मेरे रजिस्ट्री कराएंगे, मैं आपको ये अपने दूसरे प्लॉट की रजिस्ट्री कराऊंगा और आपने मना कर दिया, या जो आपने उस रजिस्ट्री में एग्रीमेंट में जो समय लिखा है उस समय पे उसको पैसा नहीं दिया है, तो भी आपका मामला कुछ गड़बड़ा सकता है। या सीधा ऐसा ही लिखा है कि भाई आप इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे रक्त रजिस्ट्री दिए जाएंगे, तो आपका मामला मजबूत है। यानी कि जो आप मुकदमा कर रहे हो उसमें एग्रीमेंट की शर्तें सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सामने वाला कभी कभी ये बोलता है मुझे तो पैसा दिया ही नहीं, या मेरे पास पैसा नहीं आया, तो आपने रोकड़ कर पैसा दिया है तो किस गवाह के सामने दिया, ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी कोर्ट में। ऑनलाइन दिया है, चेक से दिया है, तो फिर वो ऑनलाइन या चेक से जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो बैंक से आप उसके सबूत पहले से ही निकाल लें, ताकि क्या है जब कोर्ट में मुकदमा जाए तब फिर आपको दौड़ना नहीं पड़े। और कई बार क्या लंबे समय से आप बैंक से नहीं निकलाते हो तो बैंक वाले भी उस रिकॉर्ड को जाया कर देते हैं, तो ये सबूत भी आपको पहले रख लेना चाहिए। फिर कब्जा किसका है ये बात भी नहीं, आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि कब्जा सुपुर्द कर दिया है और आपके पास मौके पर कब्जा नहीं है, तो इसका भी आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि भाई हम को सामने वाला कहेगा कि साहब एग्रीमेंट ही गलत है, इसमें लिखा है कि कब्जा दे दिया जबकि कब्जा तो हमारे पास है, हमने कोई एग्रीमेंट, वो सीधा एक ही बात बोलेगा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, ये सारे डॉक्यूमेंट लाए वो फर्जी है। फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि उसने एग्रीमेंट किया या नहीं किया। तो कब्जे संबंधी बात क्या है और इसका किसका कब्जा है और किसका नहीं कब्जा है, इस बात को भी आपको एग्रीमेंट में पढ़ लेना चाहिए और स्थिति क्या है वो देख लेनी, जैसा लिखा वैसे ही है तो आपकी कोई समस्या नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात आती है समय, यानी कि समय कितना हुआ। कानून यूं कहता है, देखो इसमें कई लोगों के बहुत ज्यादा डाउट होते हैं, डाउट की बात कर दूं, जब सामने वाला मना करे, ठीक है ना, आपने रजिस्ट्री कराने के लिए बोला और सामने वाला मना करे उससे 3 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हो, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि समझ में नहीं आता किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करता है, जैसे कि मान लो 1990 में किसी ने इकरार किया, वो ये सोच बैठता है कि मेरे तो 3 साल कब के हो चुके हैं, अब मेरे तो इस एग्रीमेंट कोई काम का नहीं रहा, तो वो काम का रहा। क्यों? एग्रीमेंट करने के 3 साल नहीं है, समझ रहे हो ना आपको, आप उसने आपको मना कब किया, जब आप उसको नोटिस दोगे, कोई कार्रवाई करोगे। मान लो आपने 2022 में उसको बोला कि मेरे नाम रजिस्ट्री करा और उसने मना कर दिया, तो आपके जो समय है वो 2022 से गिना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर जो सिविल एडवोकेट है वो इस बात को जानते हैं, मगर कुछ एडवोकेट जो सिविल प्रैक्टिस नहीं करते हैं या जिन्हें वो संबंधित कानून की जानकारी नहीं है, वो नोटिस देते समय या दावे में ये तथ्य को स्पष्टीकरण रूप से नहीं लिखते कि मना कब किया। वो ये कहते हैं कि एग्रीमेंट 2090 में किया, हम कई वर्षों से इनको रजिस्ट्री कराने के लिए कह रहे हैं मगर ये रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। उससे क्या होगा, कई वर्षों से जैसे आपने शब्द लिखा वो आपकी मियाद से बाहर हो जाएगा और 3 साल वाला मामला वहां नहीं बैठेगा, तो आपका कोर्ट मुकदमा सुनेगी नहीं, यानी रजिस्ट्री करानी नहीं करानी वो बात कोर्ट ये बोलेगी कि मियाद बाहर है, हम नहीं सुने। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको दावे में क्या लिखना है, और जब नोटिस दो उसमें नोटिस में भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको लिखना यही है कि हमने इतने साल पहले जो एग्रीमेंट कराया था रजिस्ट्री कराने के लिए, इस तारीख को बोला, इस तारीख को इसने मना किया। ये समय वाली बात विशेष ध्यान रखनी है। फिर आपकी गवाह वाली हो गई। फिर मालिक वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको जब एग्रीमेंट आपके नाम किया वो उस समय मालिक था या नहीं था। अगर वो खुद ही मालिक नहीं था तो आप एग्रीमेंट की पालना का जो मुकदमा करोगे वो नहीं चलेगा। वो खुद ही मालिक नहीं था तो आपके क्या कराएगा, ठीक है ना। अगर वो मालिक नहीं था तो फिर आपको क्या करना है, धोखाधड़ी का उस पर ऊपर मुकदमा करवाना है। अगर जीवित है तो, मर गया तो फिर वो मुकदमा भी नहीं चलेगा, मगर आप उसके वारिसों से आपका पैसा वापस लेने के लिए मुकदमा कर सकते हो। यानी कोई व्यक्ति जो मुकदमा मालिक नहीं था उसने आपको जमीन बेच दी है तो उस संबंध में आप क्या राइट्स रजिस्ट्री कराने के नहीं रहकर अपने पैसे लेने के रह जाएंगे और उसके धोखाधड़ी की उसको सजा दिलाने के रहेंगे।
फिर होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेचा है उसका पूर्ण हिस्सा है, आधा हिस्सा ही है। जैसे भी किसी व्यक्ति का ये खेत है, अब वो खेत भले उसके पास पूरा है मगर वो कानून में आधे का ही मालिक है और उसने आपको संपूर्ण बेच दिया है, तो संपूर्ण की रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा, क्योंकि मालिक आधे का, जितना उसके नाम पे है उतना ही वो बेच सकता है। फिर बात आती है, आपको जो बेचा है उससे पहले उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, ठीक है। अगर उसने पहले किसी व्यक्ति को बेच दिया है, जैसे कि ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने 1990 में किसी अन्य व्यक्ति को खेत बेच दिया और वही खेत आपको 2000 में बेच रहा है, ठीक है, सन 2010 में बेच रहा है, तो आप मालिक नहीं रहोगे, क्योंकि 1990 में पहले वाले किसी अन्य को बेच चुका है। जब 1990 से ही उसका अधिकार हट गया, भले रिकॉर्ड में उसका चल रहा है पर वो रजिस्ट्री करा चुका है, एग्रीमेंट लिख चुका है, 2010 में आपको नहीं बेच पाएगा और ना आप उसको खरीद पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मालिक था या नहीं था। और बाद में किसी ने आपके एग्रीमेंट कराने के बाद में किसी के एग्रीमेंट कराए तो आपका पहला वाला एग्रीमेंट मान्य रहेगा। फिर बात आती है कि वो व्यक्ति जीवित है या मर गया है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके नाम पे एग्रीमेंट कराया है और वो मर गया है, या आपके पिताजी के नाम पे कराया है और वो शांत हो गया है, मर गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके जो वारिस है उन वारिसों को पक्षकार बनाकर आप कोर्ट में दावा करके करेंगे तो भी जीत आपकी रहेगी। या लेने वाला मर गया, देने वाला जीवित है, दोनों मर गए, तो उनके वारिस मुकदमा कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फिर यह इस प्रकार से आप जो कोर्ट में मुकदमा पेश करोगे, आपके पास भी कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और इसमें से कोई बात आपके पक्ष में बैठ रही है और कोई बात आपके विपक्ष में जा रही है, तो मेरे नंबर दे रखे 8619876831, ठीक है ना। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए आपका जो एग्रीमेंट है उसको भेजकर मेरे से बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला हो उसमें 500 रुपये जमा कराना, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि कुछ धर्म का काम हो तो गौशाला में पैसा जमा करा के मुझसे बात कीजिए, मुझे कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि एक धार्मिक काम होगा और आपके मिलने वाला किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की समस्या है उसको भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी मुझसे बात करे तो गौशाला में पैसा जमा कराए और धार्मिक काम हो। फिर अपन बात करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट देख लिया, आपका हर तरह से मामला कंप्लीट है, या आपने मुझसे बात भी कर ली या आपने किसी सिविल एडवोकेट से भी बात कर ली। फिर मुकदमा किस प्रकार से चलेगा और किस प्रकार से आपके पक्ष में वो जमीन आएगी, इस पर भी एक थोड़ी सी नजर अपन डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपके अगर स्टाम्प पर कोई लिखा पड़ी है, ठीक है, भले वो नोटरी हो या नहीं हो, ठीक है, और या भले सादे कागज पे हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पंजीयक विभाग होता है, ठीक है, उसमें इस डॉक्यूमेंट को भेजना है और एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा इस डॉक्यूमेंट को पंजीयक करें, यानी इस पर कोर्ट फीस है वो कमी है वो पूरी मैं देने को तैयार हूं। तो ये पंजीयक अधिकारी क्या करेगा, उस पर कोर्ट फीस नियुक्त करेगा, वो कोर्ट फीस आप जमा कराओगे, उस पर पंजीयक अधिकारी अपनी छाप लगाकर रसीद आपको दे देगा तो पंजीयक हो गया। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि जो सादे कागज पे नोटरी पे स्टाम्प पे लिखा पड़ी की है उसके आधार पर कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट बोलेगी पहले कोर्ट फीस दे के आओ। ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अगर मान लो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि मान लो 1 लाख रुपए की आपने संपत्ति खरीदी है तो 3% हमारे इधर राजस्थान में ये 3% का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराओ। अब आपने 3% का मतलब क्या हुआ, 3000 रुपए का स्टाम्प लेकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना। आपने 3000 का नहीं किया, आपने सिर्फ 500 रुपए की स्टाम्प पे लिखा पड़ी करा दी, तो गवर्नमेंट के तो 2500 रुपए का नुकसान हुआ ना। अब 2500 रुपए का नुकसान तो आपने उस समय कर दिया, अब जब काम नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट बोलेगी गवर्नमेंट का जो नुकसान किया पहले उसको भर के आओ, फिर 2500 रुपए नहीं भरने पड़ेंगे, इस पर पेनल्टी आपके 10% तक पेनल्टी लग सकती है। वो अधिकारी तय करेगा, बोले 5% लगाए 7% लगाए पर 10% ज्यादा नहीं, वो पेनल्टी लगाने के बाद ये को कोर्ट पड़ेगी। यानी एक नियम है कि सरकार का पैसा पंजे का आप खा नहीं सकते, अगर आप जा रहे हो सरकार में तो पहले उसका जमा करो। ये जमा हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि सरकार पैसे लेने में कभी कोई आनाकानी नहीं करती, पैसे देने में बड़ी आनाकानी करती है। यह तो हो गया आपका पंजीक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर कोई गवाह कौन है क्या है सारी स्थिति आपने देख ली, शर्तें देख ली, तो फिर आपको क्या करना है, क्षेत्र के जो अच्छे सिविल लॉयर है, ठीक है ना, उनसे आपको अपना दस्तावेज बताने और बात करनी क्या मेरा डॉक्यूमेंट का मुकदमा चलने योग्य है या नहीं है, कितने समय में हो जाएगा, कितनी फीस लगेगी,
क्या क्या चाहिए, मेरे पास ये चीजें, इसके अलावा और कुछ नहीं है, या आप मुझसे भी नंबर पर बात कर सकते हो। जैसे बात कर ली, फिर आपका मुकदमा कोर्ट में लगेगा। कोर्ट में सामने वाले पक्ष को बुलाया जाएगा कि भाई आपने एग्रीमेंट किया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। वो हाँ के ना के कुछ भी कहेगा, उसकी बात भी एक बार सुनी जाएगी। सुनने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी 10-12 चीजें लिखी, उसके अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट आता है, तो कोर्ट फैसला आपके पक्ष में आएगा और फिर आपको कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देगी कि भाई आप 7 दिन में उस व्यक्ति के नाम पे जाके रजिस्ट्री करा। एक बार तो उसको बोलेगी कि आप जाओ रजिस्ट्री कराओ, फिर भी वो रजिस्ट्री कराने नहीं आता है तो कोर्ट अपने बाबू को, जिसको नाजिर बोलते हैं, वो उसको भेजेगी कि भाई इस जमीन की रजिस्ट्री आप इस व्यक्ति के नाम पे करा दो। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पे जमीन थी वो खुद रजिस्ट्री कराने नहीं आ रहा है, तो भी कोर्ट अपने व्यक्ति आदेश के साथ अपने नाजिर को भेजकर मंजे कार्यालय में वो रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी। और ऐसी रजिस्ट्री कई मैंने कराई हुई है ना। तो दिमाग में ये बात नहीं लेनी कि कोर्ट रजिस्ट्री नहीं करा सकती, कोर्ट रजिस्ट्री करा देगी, रजिस्ट्री आपकी हो गई, ये काम आपका पक्का हो गया। फिर कब्जे संबंधी बात है, इस पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं। कोई जमीन आपके नाम पे हो तो किस प्रकार से कब्जा लो। एक बार आपका नाम आ गया, रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हो गया, फिर कब्जा भी आप ले सकते हो। उसके लिए आप मैंने जो अलग से वीडियो बना रखे हैं उसको आप देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।